हेलो। हेलो बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हट के अपन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ़िज़िक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का, जब एक बच्चा अपनी तैयारी शुरू करता है, आईआईटी जेईई की जर्नी जब शुरू करता है, तो सबसे कठिन टॉपिक मेरे हिसाब से, वो सबसे जो कठिन टॉपिक उस बच्चे को लगता है पर्टिकुलर फिजिक्स वाले टॉपिक, फिजिक्स वाले पार्ट में, वो होता है रोटेशनल मैकेनिक्स या फिर रोटेशनल मोशन। क्योंकि हर जगह ये बताया जाता है यार, ये चैप्टर शुरू करने से पहले कि ये चैप्टर आपके पास जो है वो पीक लेवल है, इससे कठिन आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं मिलेगा। और बाकी सारे चैप्टर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक से नीचे ही रहता है, जो बेसिकली आपको बिल्कुल ही गलत बताया जाता है। क्यों गलत बताया जाता है मैं आपको बताऊंगा, और वो टिप्स आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से, अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स को इस फेस में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट नवंबर का एंड है और दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना ही बचा है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस एक महीने में रोटेशनल मैकेनिक्स फिर से शुरू करो, फिर से स्टार्ट करो और अपना जनवरी अटैम्प्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दो, क्योंकि आपको जो बाकी चीज़ें भी आते हैं फिजिक्स में, वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं भूल जाओगे अगर आप इसको अभी शुरू करोगे, किस किस पर्टिकुलर टॉपिक को, रोटेशनल मैकेनिक्स को। तो ये वीडियो उन सभी जे एस्पायरेंट्स के लिए है जिनको ये लगता है कि हमारे पास जो रोटेशनल मैकेनिक्स सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है फिजिक्स में, मतलब जिससे डर लगता है। अगर किसी भी जे एस्पायरेंट से आप पूछोगे कि कौन सा टॉपिक छोड़ रखा है आपने फिजिक्स में, या फिर किस पे आपको कॉन्फिडेंस कम है, या फिर किसके क्वेश्चंस आप एग्जाम में नहीं करके आने वाले हो, या फिर छोड़ के आने वाले हो, या फिर स्किप मार के आने वाले हो, तो वो पर्टिकुलर 90% ऑफ द केस में जे एस्पायरेंट्स का आंसर रहता है कि रोटेशनल मैकेनिक्स वो टॉपिक है। क्यों टफ होता है रोटेशनल मैकेनिक्स, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखो, तीन, कोई भी टॉपिक आपका कठिन है ना, तो बेसिकली उसका मेजर कारण ये रहता है कि या तो आपको वो चीज़ सही से बताई नहीं गई। ठीक है, पहला कारण ये रहता है कि या तो आपको चीज़ सही से बताई नहीं गई। सबसे पहला रहता है कि टीचिंग प्रॉब्लम, या तो आपको सही से वो टीच नहीं कराया गया। टीचिंग प्रॉब्लम सबसे पहले, ये बात सबसे मेजर रीज़न, क्योंकि जिसने भी आपको पढ़ाया, या तो उसने इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाया, या तो उसने पढ़ाया तो उसने बबाल टलाई में पढ़ाया, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। और हर साल, मतलब अगर मेंस की बात भी मैं करूँ, जेई मेंस की बात करूँ, तो जैसे फिजिक्स में 100 मार्क्स का पेपर है, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 या 4 नहीं भी तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर कहीं पर भी कहीं पर भी लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है। बेसिकली क्या कर रहे हो आप, बेसिकली लीनियर मोशन में आप क्या करते हो। लीनियर मोशन में आप, एक बॉडी होती है, वो एक्स वाई एक्सिस में रखी होती है, आप उसको पुश करते हो या फिर उसको फोर्स लगाते हो। फोर्स के लगाने के कारण बॉडी में क्या आता है, मोमेंटम, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो। रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत ईजी है यार, और मैंने भी अपने टाइम में इन्हीं चीज़ों से पढ़ के मैंने रोटेशनल मैकेनिक्स में कमांड काफ़ी अच्छी कर ली थी। और वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में कमांड ईजिली बिल्डअप कर सकते हो। जैसे 2D सिस्टम की अपन बात करते हैं। 2D सिस्टम में आप क्या करते थे, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास, एम मास का। इसमें आपने क्या करा बच्चों, इसमें आपने फोर्स लगाया एफ, और इस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, अपना मोमेंटम, कुछ मोमेंटम गेन कर दिया। मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स मोमेंटम से लिंक्ड होता है। कैसे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर यही चीज़ मैं रोटेशन में बात करूँ, ये तो होगी आपके पास लीनियर में, ये तो आपके पास किस में होगी, लीनियर मोशन में होगी, या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर 2D मोशन में होगी। जब एक ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हो, तब आपके पास ये चीज़ होगी। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सर्कल में रोटेट करवा देना है। तो रोटेट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को करवाते हो, तो रोटेट कराने के लिए आपके पास क्या लगता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क। और टॉर्क जो प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क हमेशा प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, dl बाई dt। ये एनालॉजी होती है। यहाँ पर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो सिंपल एक स्ट्रेट पाथ में, तो आपको फोर्स लगता है, फोर्स मोमेंटम को कॉज करता है। वैसे यहाँ पर टॉर्क होता है, टॉर्क क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम को कॉज करता है, क्योंकि दोनों क्या रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, या फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। और हम क्या कंडीशन लिखते हैं, हम लिखते हैं m1v1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू वी टू। वहीं अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम में, जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें मेरे पास टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है, फिर टॉर्क जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है।
मैं आपको पढ़ाने नहीं आ रखा हूँ, मैं आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं कराने आ रखा हूँ, बस मैं आपको ये बताने आ रखा हूँ कि कैसे आप 2D जो अपने पास लीनियर सिस्टम में जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे आप रोटेशनल मोशन से लिंक करके अपने इस टॉपिक रोटेशनल मैकेनिक्स को, जो बहुत ही हार्ड टॉपिक क्लेम कराया जाता है, शायद 2016 का जेई एडवांस का वो प्रॉब्लम जो अभी भी आपके हर एक जेई एस्पायरेंट्स के आंखों के सामने में होगा, और ऑलमोस्ट आप सबने ही वो सॉल्व कर रखा होगा, जो कि उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल वो सवाल आपकी आंखों के सामने होगा। और अभी तो शायद 2020 के बाद 21, 22, 23 के जो मेंस के अटेम्प्ट हो रखे हैं, इनमें तो उतनी तगड़े लेवल का रोटेशनल मैकेनिक्स पूछा ही नहीं गया है जितना अगर आप 2019 के पेपर उठा के देखो, 2020 का पेपर उठा के देखो, उसमें जो जिस लेवल की रोटेशनल मैकेनिक्स पूछी गई है वो लिटरली हार्ड है, वो थोड़ी बहुत एडवांस लेवल को भी टच करती है, उस लेवल की रोटेशनल मैकेनिक्स पूछी गई है। अगर आपको रोटेशनल मैकेनिक्स को एडवांस लेवल पर तैयारी करनी है ना, तो कभी भी 21 से 23 के बीच के तो पेपर मत करना। 21 से 23 के बीच में फिजिक्स के जितने भी जेई मेंस के पेपर आ रखे हैं उससे रोटेशनल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करना। शायद एक या दो हर एक साल में एक या दो ऐसे प्रॉब्लम मिल जाए रोटेशनल मैकेनिक्स के जो बहुत इजी हो, वरना हमेशा मैंने यही देखा है कि 21 से 23 के बीच में फिजिक्स का पर्टिकुलरली लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। और वहीं 23 से अगर आप पहले चले जाओगे, कहाँ से, 2016 से लेकर 2020 तक, यहाँ के अगर आप क्वेश्चन बना ले रहे हो जेई मेंस के रोटेशनल मैकेनिक्स के, तो कहीं ना कहीं 2024 का जो मेंस का है वो तो आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा, और कहीं ना कहीं आप एडवांस का भी थोड़ा बहुत लेवल टच कर लोगे। और पर्टिकुलर इसमें से मैं एम्फेसाइज करूंगा कि 2018 और 2017 में भी एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था रोटेशनल मैकेनिक्स का, वो वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जहाँ पर हम फंसे हुए थे। हमने क्या कहा, लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, dp/dt, और यहाँ पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू dl/dt। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। वही यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, m इंटू वी क्रॉस आर। अगर मैं यहाँ पर v को, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है तो उस पार्टिकल की सर्कुलर में वेलोसिटी आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पर आर क्रॉस ओमेगा अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका v बन जाएगा आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, देन आर एंड आर विल बिकम कॉन्स्टेंट, तो आर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और एम आर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास, पहले ये मेरे को बताओ। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, और एंड पॉइंट के अक्रॉस एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। फिर स्फीयर के एंड पॉइंट पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। फॉर्मूले हर एक बच्चे को पता है, फॉर्मूले आपको डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं टॉपिक यहाँ पर क्यों लेके आ रखा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। बेसिकली पहले डीप कंसेप्ट में जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें क्या जरूरत पड़ गई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लाने की, इसके बिना काम क्यों नहीं चल रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों आया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। अब देखो, हमने 2D सिस्टम में क्या बात करी थी, एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास हो तभी हम उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब फोर्स लगाने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके पास मास होना जरूरी है। ठीक हो गया, ये आपके पास कंडीशन होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई आपने ब्लॉक ले लिया जिसका मास मान लो 1 टन है, 1 टन है, तो उसको मूव कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें बहुत आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो मूव करेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, मान लो एक बॉल आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, आपके पास एक बॉल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक हो गया, ये आपके पास एक बॉल है, ये आपके पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मान लो ये एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता होगा 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। अगर ये इसका मास बहुत ज़्यादा है, अगर इसका मास बहुत ही ज़्यादा है, या फिर अगर, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम गंदा सा हो गया। मान लो आपके पास ये स्फीयर दे रखा है आपको, और स्फीयर को आपने रोटेट करा रखा है बेसिकली इस एक्सेस के अबाउट, दिस इज द एक्सेस अबाउट विच स्फीयर इज रोटेटिंग। सबसे पहले ये बताओ कि लीनियर तक तो हम मास में चल रहे थे, तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाने की क्यों जरूरत पड़ गई। सबसे पहले आपको ये अपने माइंड में थिंकिंग इवॉल्व करनी पड़ेगी। अभी तक मास में काम चल रहा था, अचानक से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ गए, ये क्या चल रहा है बेसिकली। तो देखो, जब हम 2D सिस्टम में मास की बात करते थे और यहाँ पर रोटेशनल मोशन में आके अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा आप लॉजिक ढूंढो। अगर यही लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये लॉजिक कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है ना कि यार 2D वहाँ तक अपन बात कर रहे थे मास की, यहाँ पर आ गए हम अपन बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ऐसे कुछ और चीज़ें आएंगी वहाँ पर किसी और चीज़ की बात करने लग जाएंगे, तो ये समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात क्यों कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका
अकाउंट में क्यों आया, आखिर ये आया ही क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया होता तो इतनी बवाल होता ही नहीं। तो जब अपन 2D सिस्टम में मास की बात करते हैं, वैसे ही अपन रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, सर्कल का अलग होगा, डिस्क का अलग होगा, रॉड का अलग होगा, रेक्टेंगुलर स्लैब का अलग होगा, ट्रायंगुलर प्लेट का अलग होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग होगा। तो बेसिकली जो मास की एनालॉगी है ना 2D सिस्टम में, इस एनालॉगी को जोड़ो किसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए अकाउंट में आया, मान लो अभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये एक्सिस है आई डैश, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस स्फेयर की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो है आर। अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, इस ऑब्जेक्ट के बेसिकली रोटेशन में हम किस टाइप की बॉडी के बारे में बात करते हैं, ये सब आपको पता होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो पर्टिकुलर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं हो सकती। आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी में अप्लाई कर दो, जैसे ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है, तो आप इसमें भी कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो इस पार्टिकल में, जो मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है जो इस एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे है, एक पार्टिकल यहाँ पर है जो इससे r2 डिस्टेंस पे है, तो r1 और r2 डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। आपने कितना भी फोर्स लगा दिया, ये r1 और r2 डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इस टाइप की बॉडी को हम कौन सी बॉडी बोलते हैं, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी का ही रोटेशन होता है। रिजिड बॉडी जब आपकी, मान लो आपने ये रिजिड बॉडी है, इसको आपने रोटेट करा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस एक्सिस के अबाउट जब आपने इस बॉडी को रोटेट करवाया, तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो पार्टिकल है, इन सब पार्टिकल के डिस्टेंस अलग अलग है। ये पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे है, ये पार्टिकल r2 डिस्टेंस पे है, कोई पार्टिकल r3 डिस्टेंस पे होगा, कोई किसी डिस्टेंस पे होगा, कोई किसी डिस्टेंस पे होगा। तो ये सारे पार्टिकल का जो मास होगा वो भी अलग अलग होगा। अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक है, मान लो इस पूरे स्फीयर का मास है मान लो 350 kg, इस पूरे सिस्टम का मास है 350 kg, और इस स्फीयर की रेडियस है r इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, इस स्फीयर की रेडियस है। तो हम पूछेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, वो किस तरीके से है, वो बताता है हमें बेसिकली क्या, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो अभी ये एक्सिस है, अगर एक्सिस मान लो ऐसी हो गई, अभी आपके पास ये एक्सिस थी ना, अभी मैं बताता हूँ आपको एक्सिस कैसे शिफ्ट होती है। अब अपन के पास मान लो ये एक्सिस हो गई, ये बेसिकली इस पर टेंजेंट जैसी है। तो इस एक्सिस के अबाउट अब कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस पे होगा r1, कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस पे होगा r2, कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस पे होगा r3, कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस पे होगा r4। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो रोटेशन एक्सिस है आपकी आई डैश, इस एक्सिस के अबाउट ये जो पार्टिकल का मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पूरी रिजिड बॉडी में जो मास है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बताता है आपको बेसिकली क्या, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है। क्योंकि मान लो इस एक्सिस के अबाउट है, ये एक्सिस क्या है, इस पर टेंजेंशियल है, बेसिकली एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है इस एक्सिस पे। अब इस एक्सिस के अबाउट इस जो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बताता है आपको क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। और वैसे अगर एक्सिस ये वाली एक्सिस हो जाती तो इस एक्सिस के अबाउट किस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एक्सिस से हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग है ना, और हर एक पार्टिकल अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है और वो पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज भी नहीं हो रही है, तो हर एक पार्टिकल अपने अपनी डिस्टेंस पर अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरी सिस्टम का एक कंबाइंड सम निकालना पड़ता है मास का, जो अलग अलग डिस्टेंस पर फैले हुए हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरीके से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने की जरूरत थी। समझ में आया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी भी आप जज कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किससे रिलेटेड होती है, उस ऑब्जेक्ट के मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। ऐसे भी आप जज कर सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया? क्योंकि बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किस चीज़ से डिनोट कर रही है, आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। आर तो सेम ही रहता है, ये जो मास है, ये मास हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे स्फीयर का जो मास होगा, मान लो इस पूरे स्फीयर का मास है 350 kg, ये 350 kg हर एक जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन को, वो मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली उस पूरे ऑब्जेक्ट में या फिर उस पूरी बॉडी में, उसी को हम बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्टली किससे रिलेट करती है, मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करती है। और रोल क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसका रोल जो होता है बेसिकली वो रोटेशनल मोशन में होता है, जिस तरीके का मास का होता है किसमें, सिंपल मोशन में। बस यही आपको एनालॉजी याद करनी है। रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रोटेशनल मोशन में उतना ही है जिस तरीके का रोल मास का है किसमें, लीनियर मोशन में।
सिंपल है बहुत। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मेजर करता है? क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके से रेजिस्ट करता है किस चीज़ को? रोटेशनल मोशन को। अगर आपके पास, आपने सुना होगा कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा है तो उसका रोटेशनल मोशन क्या होगा? उतना ही मुश्किल होगा। मतलब उसका रोटेशनल मोशन बेसिकली क्या होगा? एक तरीके से बहुत कम रोटेट करेगी, उसको रोटेशन में लाना उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो उसको रोटेशन में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, वो अगर वो रेस्ट में है तो उसको उतना ही मुश्किल होगा रेस्ट से हटा के रोटेशन मोशन में लेके आना। बस इतनी सी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एनालॉजी याद रखनी है। ठीक हो गया? आई होप मेरे 10 मिनट बर्बाद हुए पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को समझाने में। बेसिकली आई होप कि आपने ऐसा सच एक्सप्लेनेशन इससे पहले कहीं नहीं सुना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब बेसिकली आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ कहाँ पर बच्चे फंसते हैं बेसिकली एग्जाम में। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप कि आप सब नहीं पढ़ा होगा अभी तक। बेसिकली आपके माइंड में एक तरीके से छप जैसा गया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। मान लो ये अपने पास एक रॉड है, आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ना पूछूं तो इस एक्सिस के अबाउट हर एक बच्चे को इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा कि कितना होता है। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, इस एक्सिस के अबाउट भी हर एक बच्चे को शायद पता हो कि इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। आई होप कि लगभग सभी को पता होगा जिसने बेसिक बेसिक फॉर्मूले भी रिवाइज कर रखे हैं या फिर माइंड में रख रखे हैं। उस सब बच्चों को पता होगा कि ये दो बेसिक फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं। और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो तो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी निकाल लेते हैं। ठीक हो गया? तो पहली वाली एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? पहली वाली एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। दूसरी एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। ओके, अब मैं आपको एक ऐसी एक्सिस देता हूं जिसके अबाउट आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वहीं आपका रियल कंसेप्ट जज होगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत इजी है यार। अगर मैं ml²/12 का डेरिवेशन करने जाऊँ ना तो बहुत इजी है। आप बेसिकली क्या करते हो? -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट ही तो करते हो। किसको? dm इंटू आर स्क्वायर। बस dm को लेमडा के टर्म में रख देते होगे, बस दैट्स इट। वहीं से आपका ये निकल के आ जाता है क्या? ml²/12। बस यही तो करते हो आप, और क्या करते हो? ml²/12 रिजल्ट निकालना उतना ईजी नहीं है। कठिन कहाँ पर है? कठिन मैं बताता हूँ आपको कैसे है। अब मैं आपको एक केस देता हूँ, इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, तब मैं मानूंगा आपकी प्रिपरेशन ढंग की है। अगर आप इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखा रहे हो, मान लो यही मेरे पास वो रॉड है। रॉड को थोड़ी सी यहाँ पर मोटी बना लेते हैं, लग नहीं रही है वो बेसिकली रॉड है। समझ नहीं आ रहा है कि वो रॉड है भी या नहीं भी है। अब रॉड को मैंने क्या करा? एक थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया। ठीक हो गया? अब इस एक्सिस के अबाउट मेरे को रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, y डैश। अब बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मान लो ये एंगल थीटा है। अब आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब बताओ आप। अब जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप फॉर्मूला क्या लिखते हो? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है यहाँ पर? आर इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो सबको पता ही होगा। उस एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इस एक्सिस y डैश जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कितनी है? r। कुछ कुछ बच्चों से हो भी सकता है सॉल्व हो जाए, और कुछ कुछ बच्चों से नहीं भी हो सकता है कि ये नहीं सॉल्व हो। तो मैं आपको बेसिकली थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। ये आपने छोटा सा मास ले लिया जो आप हर जगह लेते हो, जिसकी लेंथ कितनी है? dx। तो मास पर यूनिट लेंथ जो होता है, अगर इस रॉड का मास m है और इसकी लेंथ l है, इज इक्वल्स टू छोटा सा मास इस रॉड का dm होगा और छोटी सी लेंथ इस रॉड की कितनी होगी? dx। तो dm कितना निकल जाएगा आपके पास? dm निकल के आ जाएगा आपके पास m/l इंटू dx। तो dm की जगह आपको ये सब्सटीट्यूट करना है भैया। अब बारी आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। मान लो आपने यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करी थी। ये मेरे पास एक छोटी सी स्ट्रिप जो मैं काटता हूँ हर केस में। आप जब स्ट्रेट रॉड रखते हो तब भी आप एक छोटी सी स्ट्रिप काटते हो। तो मैंने भी यहाँ पर क्या करा? x डिस्टेंस पर जाके, कहाँ से? इस जहाँ पर ये रॉड रखी थी बॉटम से x डिस्टेंस पर जाके मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप काटी जिसकी थिकनेस कितनी है? लेंथ कितनी है? dx। dx इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। ठीक हो गया? ओके अब आपको बात करनी है ये आर कितना है। दैट इज़ द मेन केस, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं डीएम को रखूँ जो आपके पास आ गया है, डीएम कितना आ गया है? m/l इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। एक चल रहा है भैया m के टर्म में, l के टर्म में और r स्क्वायर के टर्म में। तो ऐसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते चीज़ों को। आपको r को भी x के टर्म में लाना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोना इंटीग्रेट, क्योंकि m और l तो कॉन्स्टेंट है।
गॉट इट? द टोटल मास ऑफ द रॉड एंड द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, दीज आर बोथ कॉन्स्टेंट थिंग्स। इन दोनों को मैं बाहर इजीली निकाल सकता हूँ, M/L इंटीग्रल dx इंटू आर स्क्वायर। अब सारा काम बचा है बेसिकली मेरा r का, और इसीलिए ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बेसिकली 11th में बच्चों को उस लेवल की इंटीग्रेशन भी नहीं पता होती, तब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। ओके, अब आपको क्या करना है, बेसिकली क्या काम है आपका, आपको आर निकालना है, किसके टर्म में, एक्स के टर्म में निकालना है। क्या मैं आर को एक्स के टर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, बेसिकली यार वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स साइन थीटा। एक्स का एक कंपोनेंट इधर होगा बच्चों, एक्स कॉस थीटा, ये शायद मेरे को इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और एक एक्स का कंपोनेंट पैरेलल होगा, दैट इज एक्स साइन ऑफ थीटा। तो क्या एक्स साइन ऑफ थीटा आर के बराबर आ रहा है, मुझे बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, M/L इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों, इंटीग्रेशन करूँगा dx इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक्स साइन थीटा होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया, थीटा मेरे पास कांस्टेंट है, तो थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इस पूरे इंटीग्रेशन से। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, बिल्कुल रॉड की जो लेंथ है ये x इक्वल्स टू 0 से लेके इस पूरी लेंथ x इक्वल्स टू L तक अपन ने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन आई होप कि अगर किसी को इंटीग्रेशन में यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके लिख ही देता हूँ। अब मैंने इतना डिक्टेट कर दिया है, तो M/L कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा अगेन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू L अगेन बाहर आ जाएगा, इंटू अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका रिजल्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है ml² इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो ये केस में कह रहा था आपको इतनी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो केस आपको, ये 2019 जेईई मेंस का सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यही एक्सरसाइज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको शायद पूछा गया था, जहाँ तक मेरे माइंड पर आ रहा है, जहाँ तक मेरी रिसेंट अपडेट है। तो यही क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था मेंस में, उसको किसी एंगल पर रख दिया था रॉड को, और उस एंगल में पूछा गया था कि इस एंगल के अबाउट बताओ इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ऐसे केसेस अगर आप सॉल्व कर रहे हो, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उस तरीके से पढ़ो, टॉर्क को अच्छे से पढ़ो, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, टॉर्क और मोमेंटम में क्या डिफरेंस होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिकली यार मैंने देख रखा है बहुत जगह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आपको I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2 करना होता है, टाउ इज इक्वल्स टू DL/dt, टाउ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। ऐसे जो एनालॉगी होती है टॉर्क और मोमेंटम के बीच में, जैसे मैंने एनालॉगी लिंक करी वैसे आप भी लिंक करने की कोशिश करो, ताकि आपको जो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन होता है और रोटेशनल मोशन होता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखे। बेसिकली अपने पास तीन ही टाइप के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक हो गया, तीन तरीके के मोशन होते हैं हमारे पास, बस आपको इन तीनों मोशन में ही खेलना है बेसिकली फिजिक्स में। और सबसे कठिन जो इसमें से मोशन होता है दैट इज रोटेशनल मोशन, और उतना भी कठिन नहीं होता है। बेसिकली रिजिड बॉडी से शुरू करो, रिजिड बॉडी पे आओ और कंसेप्ट समझो, रिजिड बॉडी क्या होती है ये समझो, रिजिड बॉडी के बाद रोटेशन के कंसेप्ट पाओ कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो सकती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो सकती है, आपका जो फैन है ये क्या कर रहा है, फैन जो होता है हमारे पास वो रोटेशनल मोशन भी करता है, सर्कुलर मोशन भी करता है, कैसे करता है। और आपको एक ट्वीकनेस बताऊं, एक छोटा सा केस बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई पार्टिकल हमारे पास क्या कर रहा है, सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो आपके पास उसके आपके हिसाब से उसके पास कौन सा मोशन है बताओ। अगर कोई पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, या रोटेशनल मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है आप खुद बताओ। कई बच्चे कहेंगे कि अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा या फिर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो आप कितने बच्चे होंगे कि मेरी बात को सच नहीं मानेंगे। आप इस चीज़ में थोड़ा सा सोच के देखना, मतलब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मान लो आपके पास एक रिजिड बॉडी है, वो सर्कल में मूव कर रही है, मान लो ये रिजिड बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है। ठीक हो गया, इस ये एक्सिस के अबाउट सर्कल में अपनी क्या कर रही है, रिजिड बॉडी मूव कर रही है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास, किसकी, रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है बेसिकली सर्कल में। तो सेंटर के, अगर सेंटर में इस बॉडी का मोशन देखें सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट तो ये आपके पास कौन सा मोशन कर रही है, सेंटर के अबाउट आपके पास रोटेशनल मोशन कर रही है या फिर सर्कुलर मोशन कर रही है। पर अगर किसी ऑब्जर्वर को आप बाहर बैठा देते हो
तो बाहर बैठे हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो बॉल है, ये बॉल आपके पास कौन सा मोशन कर रही होती है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही होती है। अब वो मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर ही देता हूँ ट्रांसलेशनल मोशन कैसे कर रही होती है। मान लो आपके पास जो बॉल है जो रोटेट कर रही थी, वो बॉल ये थी हमारे पास। अब ये थी हमारे पास बॉल की क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कोई ऑब्जर्वर बाहर बैठा है, वो रेस्ट में है ऑब्जर्वर, वो बेसिकली क्या देखेगा, ये जो बॉल है ये एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस दूर अलग अलग होगी। कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस पर होगा, कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस पर होगा, और ये हर एक पार्टिकल अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे सर, हमें भी बताओ। अगर कोई भी पार्टिकल बच्चों रोटेशन सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है सर आर क्रॉस ओमेगा। तो ये जो आर होगा इस पार्टिकल के लिए अलग होगा, ये जो आर होगा इस पार्टिकल के लिए अलग होगा, ये जो आर होगा इस पार्टिकल के लिए अलग, इस पार्टिकल के लिए अलग होगा। मान लो इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी v1, जो कि कितनी थी r1 इंटू ओमेगा, ओमेगा दैट इज कॉन्स्टेंट है। इस पार्टिकल के लिए r2 होगा, जिसकी वेलोसिटी होगी v2 दैट इज r2 इंटू ओमेगा। तो दो पार्टिकल के लिए दो वेलोसिटी आ गई। तो ये जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है ज़मीन में रेस्ट में, इसको क्या दिख रहा होगा, बेसिकली इसके अंदर अलग अलग पार्टिकल हैं जो अलग अलग वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। अब ये क्या जज करेगा, यहाँ पर कंसेप्ट आ जाएगा रिलेटिव मोशन का। अब ये क्या देखेगा, दो पार्टिकल, एक की v1 है एक की v2 है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को जज करने लग जाएगा, v2 माइनस v1, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके से निकाल देगा, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, दूसरे पार्टिकल की तीसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या लगेगा, बेसिकली एक तरीके से ये क्या कर रहा है अपने पास, ये एक तरीके से क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था, अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सर्कल के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग पार्टिकल, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, इस तरीके से कर सकता है। और जो पॉइंट क्लोजर होंगे एक्सिस के, उनकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आर कम होगी। और जो पॉइंट दूर होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आर ज़्यादा होगा। ये समझ में आया आपको। तो इस तरीके की थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े कंसेप्ट बनते हैं। टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्योर रोलिंग, IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर आपकी बेसिक थोड़े से स्ट्रॉन्ग है रोटेशन मोशन में, तो ये सब बहुत ही छोटे लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। तभी मैंने आज के टॉपिक का नाम ये रखा कि वाई रोटेशन मैकेनिक्स इज द कर्स टू JE एस्पायरेंट्स। 90% ऑफ द केसेस मैंने यही देखा है कि श्राप होता है उनके लिए रोटेशन मोशन। टच ही नहीं करना चाहते इस चैप्टर को, डरते हैं इस चैप्टर को। इसका क्वेश्चन आते ही छोड़ देते हैं। शायद उनके दिमाग में JE एडवांस 2016 का वही क्वेश्चन घूम रहा होगा, जो जिसके ऊपर ना जाने कितनी वीडियोस बन चुकी हैं। मैं तो एक्चुअल में काउंट भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस उनके ऊपर एक्चुअली अपडेटेड हैं कि 1 घंटा लग गया मुझे सॉल्व करने में, 30 मिनट लगे मुझे सॉल्व करने में। अगर कंसेप्ट से करोगे ना, बिलीव मी 10 मिनट्स का भी क्वेश्चन नहीं है, और स्पीड भी है तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स में वो क्वेश्चन एंड हो जाता है। मैंने खुद ट्राई करके देख रखा, मैंने खुद सॉल्व कर रखा है, मेरे ऊपर भरोसा रखो। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि रोटेशनल मोशन का वन शॉट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है 2024 JE एस्पायरेंट्स के लिए, ताकि इस तगड़े से टॉपिक को भी बेसिकली वन शॉट में आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस तरीके का चाहिए। या तो मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा, 2-3 वीडियो में ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा, या फिर एक वन शॉट चाहिए तो एक वीडियो ही आपको देखनी पड़ेगी, जो कि 2-3 घंटे की मैं कोशिश करूंगा 2-3 घंटे में इसको खत्म कर दूं। बेसिक तो मैंने आपको आज थोड़ा बहुत बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया, रोटेशनल मोशन के बारे में बताया। इसी तरीके से अपने दिमाग को खोलते रहो। कोई सी भी बुक पकड़ो, HC वर्मा पकड़ो, DC पांडे पकड़ो, सेंगेज पकड़ो, कोई सी भी बुक आप पकड़ रहे हो, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये बुक क्यों पकड़ रहे हो, ये बुक क्यों सॉल्व कर रहे हो। बस उस बुक की एक एक लाइन के डेप्थ में जाने की कोशिश करो। नहीं आती चीज़ें तो अपने टीचर के पास जाओ, टीचर से डिस्कस करो कि सर ये कैसे हुआ, ये किसी ने बताया कि मेरे को एक बॉडी रोटेट कर रही है तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही होती है, कैसे कर रही होती है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा हट के मैंने आपको बताया, तो ऐसी कंसेप्ट को डिस्कवर करो, उसी से आपके कंसेप्ट, क्योंकि रोटेशन मोशन के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रांग बेस, और यू मस्ट हैव अ स्ट्रांग बेस किस पे, थ्योरी पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप रोटेशनल मैकेनिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को अटैक कर सकते हो। तो अपने को क्या करना है, रोटेशन मैकेनिक्स हमारे लिए शराब नहीं होना चाहिए। रोटेशन मैकेनिक्स हमारे लिए होना चाहिए फ्री की फूड सब्जेक्ट, क्योंकि ये वही चैप्टर है, जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक दिन की, जैसे 100 मार्क्स का पार्ट सेक्शन आया फिजिक्स का, उसमें से 80 मान लो 10 बच्चों ने पेपर दिया JE का। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 बच्चों ने JE का पेपर दिया, 100 मार्क्स का पेपर था, 20 नंबर का रोटेशन मोशन आया, 8 बच्चों ने रोटेशन मोशन छोड़ दिया, तो 8 की रैंक एक साथ आ जाएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। और जो 2 बच्चे बचे, एक बच्चे ने 10 मार्क्स का रोटेशन अटेम्प्ट करा, एक बच्चे ने 20 मार्क्स का पूरा रोटेशन अटेम्प्ट करा, तो 2 बच्चों की रैंक एक की 1 आ गई, एक की 2 आ गई। इस तरीके से समझो, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो 90% छोड़ के जाना चाहता है JE एस्पायरेंट, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक हर बच्चे के बस की नहीं है कवर करना।
समझ रहे हो ना? क्योंकि कितने भी आप वन शॉट देख लो, कितने भी आप किस तरीके से देख लो, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हो, हर एक चीज़ें कोई डेप्थ में नहीं जा रहे हो, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी रोटेशन मोशन जैसे इतने बड़े टॉपिक को अटैक करने में। और मैं इसीलिए मेरे को थोड़ा सा एक हफ्ता लग भी सकता है इसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि अच्छे से ये मेरे को डिज़ाइन करना पड़ेगा बेसिकली वन शॉट की, इस तरीके से डिज़ाइन हो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएं 2016 से लेके 2019 तक के, और आपको कोई दिक्कत भी ना आए और इजीली सब कुछ अपन का फ्लो में चले जाए। और 2-3 घंटे में मैं इस वन शॉट को डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा। और अपने पॉजिटिव कमेंट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डालते रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। चैनल के साथ हमेशा स्टे ट्यून रहना अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा वन शॉट बना के आपको प्रोवाइड करूं, ताकि जिस बच्चे ने रोटेशन मोशन थोड़ा बहुत भी बेसिक लेवल का पढ़ रखा है और जो छोड़ के जाना चाहता है वो छोड़ के ना जाए, बल्कि मेरे वन शॉट को देख के जाए और एग्जाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स 8 to 12 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए।